हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बैसा वो सायरन को लेके एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद पूछने लगता है कि तुम मुझे साथ साथ बताओ, तुमने वो फास्ट डेथ टेक्निक को कहाँ पर सीखा और किसने तुम्हें सिखाया। ये सुने बाद सायरन बोले तो ओहो बैसा, तो तुझे इस टेक्निक के बारे में जाना है। वो फास्ट डेथ टेक्निक को मुझे कोई भी नहीं सिखाया, बल्कि मैं अपने अभी खुद ही सीखा है। क्या ना, कुछ साल पहले मैं इसी अकेडमी के अंदर इधर उधर घूम रहा था यूं ही, और तभी मुझे इसी अकेडमी के अंदर एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। ये टेक्निक तुरंत बाद मैं उस घर के अंदर चेक करने के लिए गया था, तभी मुझे इसी टेक्निक के रिलेटेड एक बुक मिल गया और इसे देखने के तुरंत बाद मैं उस बुक को लेकर वापस आ गया। और जब जब मेरे पास समय था तब तक मैं इस टेक्निक को सीखने लगा। पर मैं लिख के बोल सकता हूँ, इतना साल के बाद भी मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाया। ये सुनने बाद पैसा पूछने लगता है कि सायरन, इस टेक्निक के पीछे का ओरिजिन पता करना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे उस टूटे फूटे घर के यहाँ पर ले जा सकते हो क्या। ये सुनने बाद सायरन बोले तो हाँ ले जा सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनने बाद भाई साहब ने मनी में सोचने लगता है कि अब मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इसके पीछे दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहले पॉसिबिलिटी है कि जो भी बंदा मुझे पिछले जिंदगी में मारने की कोशिश की वो बंदा इसी अकेडमी के अंदर छुपा पड़ा है, या तो दूसरे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि उस बंदे को इस अकेडमी के हायर अप्स के साथ डीपली कनेक्शन हो सकते हैं। तभी आप ऐसी शूट है इसी अकेडमी के अंदर नोबल सोसाइटी की तरह, वहां पर एक सिंहासन पे एक बंदा बैठा होता है, उसके सामने आकर ये वाले अपने घुटने पर बैठ चुका होता है। तब वो सिंहासन पर बैठने वाला बंदा चिल्लाना लगता है, तुम कचरे हो, तुम सारे लोग कचरे हो, क्योंकि तुम इतना सारे लोग मिलकर भी एक नया नया बंदों को भी हरा नहीं पाए। और तभी हमें सिंहासन पर बैठने वाले बंदे की तरफ देखते, यही नोबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है, इसका नाम क्वीन वुलियांग होता है। तभी वुलियांग बोलने लगता है कि वानली तुम हमारे नोबल सोसाइटी के नाम पर दबे हो। तभी हम देखते हैं वहां पर वो डेलीकेसी क्लब वाला बंदा भी होता है और इसका नाम यंग मास्टर सियान होता है, तो इसलिए आगे से हम इसे यंग मास्टर सियान ही बुलाएंगे। तभी यंग मास्टर सियान बोलने लगता है कि वो भाई से थोड़ा बहुत लकी है, इसलिए वो हमसे बच के भाग गया था, पर वो भाई से हमेशा इतना लकी हो तो इसलिए आज नहीं तो कल वो भाई से हमारे हाथों से ही मर जाएगा, तो इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है। और मैंने तुम लोगों को पहले पिज्जा एम्पायर के ड्यूक के ढूंढने के बारे में काम दिया था, उस काम के बारे में क्या। ये सुनने के बाद वानली बोल रहा होता है, यंग मास्टर सियान आपने हमें उसके बारे में सिर्फ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसलिए उसको फाइंड करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इस अकेडमी के अंदर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो सारे लोगों में से आपका ड्यूक को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। और उतना ही नहीं बल्कि वो मास्टर सुवांग और उसके अंडर के सारे टीचर हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, तो इसलिए हमें उस ड्यूक को फाइंड करने में और भी ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर वो बैयून का कजिन बाओ शियान आ जाता है, आने तुरंत बाद बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास एक प्लान है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट वुलियांग पूछ रहा होता है कि क्या बाओशियान तुम्हारा प्लान ये मास्टर सुवांग को भी संभाल सकती है क्या। ये सुनने के बाद बाओशियान हंसते हुए बोल रहा होता है, नहीं नहीं प्रेसिडेंट वुलियांग उसे अकेला नहीं बल्कि उसका स्टूडेंट बैसा को भी संभाल सकती है। नहीं नहीं मैं गलत था, उन दोनों को संभाल नहीं सकती बल्कि उन दोनों को एक ही साथ जान से मार सकती है। तभी हम बैसा की तरफ देखते हैं, उसको चीख आ जाती है। ये देखने तुरंत बाद सायरन पूछने लगता है, क्या बैसा तुम बाहर आने की वजह से तुम्हें सर्दी लग गई क्या। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरा 2-3 गर्लफ्रेंड है, उन्हीं में से एक गर्लफ्रेंड मुझे याद कर रहे होगी। और ऐसे ही बात करते करते वो दो लोग उसी टूटे फूटे घर के पास आकर रुक जाते हैं। तब उसी घर को दिखाते हुए सायरन बोल रहा होता है कि देखो भाई उसी घर के अंदर मुझे वो टेक्निक मिल चुकी है। और इसे देखने के बाद भाई साहब पूछ रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना कमाल के अकेडमी के अंदर इतना टूटा फूटा घर भी है। ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है कि 6 महीने से पहले तक तो यहाँ पर काफी सारे डिसेबल रह रहे थे, और तभी इसी घर के आसपास काफी सारे अजीब अजीब चीजें होने लगी। इसकी वजह से ये सारे डिसेबल डर गए और ये सारे अजीब चीजों को नोटिस करने के बाद इसी अकेडमी ने ये सारे डिसेबल को कहीं और शिफ्ट कर लिया। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि क्या इस घर के आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगे, पर किस तरह का अजीब चीजें। ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि इस अकेडमी ने इस सारे अजीब चीजों के बारे में पूरी तरह सीक्रेटिव रखा है, पर मुझे एक चीज के बारे में पूरी तरह से पता है। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगता है, किस चीज के बारे में। ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है, जब से ये सारे अजीब अजीब चीजें होने लगे तब से लेकर अब तक काफी सारे लोग मिसिंग होने लगे, वो भी रात में, और उसके बाद वो सारे लोग कभी भी नहीं वापस आते या उनका लाश भी नहीं मिलता। वेल भाई साहब मैंने तुमसे पहले छोटा सा झूठ बोल दिया था, और झूठ ये है कि मैं यूं ही नहीं घूम रहा था बल्कि इसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते घूम रहा था। अभी मुझे ये टोटा फूटा घर भी मिल गया, उसके साथ उसके अंदर का वो टेक्निक का बुक भी। ये सुनने के बाद भाई साहब भी वो सारे रूम को ऐसा चेक करने लगता है, और उसके बाद उसको एक जगह मिल जाता है और वहां पर बैठ कर ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि इसी रूम के अंदर कोई बंदा सीक्रेटली और स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्मेशन को लगा चुका है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे मिसिंग डिसेबल जाकर इसी फॉर्मेशन के अंदर या तो फंस चुके होंगे या तो मर चुके होंगे। पर मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि जैसा खतरनाक फॉर्मेशन को इस जिस अकेडमी के अंदर कौन लगा चुका होगा और किस लिए लगा चुका होगा। ये वहां पर बैठकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी उसी घर के विंडो के पास से एक शैडो जैसा फिगर गुजर जाती थी काफी तेज से, और इसका बनक बैसा को लग जाते है। इसकी वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़कर चिल्ला रहा होता है, कौन है वहां पर। ये सुने तुरंत बाद वो पर्सन काफी तेज से वहां पर दीवार को कूद से काफी तेज से भागने लगती है। ये देखने के तुरंत बाद ये बैसा और सायरन दोनों बाहर की तरफ आ जाता है, आने के तुरंत बाद स्पीड अप होकर इस पर्सन के लिए ढूंढने लगते हैं। और जाते जाते बैसा बोल रहा होता है, सायरन तुम उस बंदे को बिल्कुल ही मत मारना, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा क्वेश्चन पूछना है।
ये बोले तुरंत बाद भाई साहब अपना पूरा स्पीड लगाता है, लगाने के तुरंत बाद उस पर्सन का गला पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पहले वाला फेंगशिया होता है। ये देखने के तुरंत बाद भाई साहब उसका गला छोड़ देते हैं। इसके वजह से ये लड़की भाई साहब के थोड़ा दूर आ जाती है और तब भाई साहब पूछने लगता है ये लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगता है किसका मैंने बोला कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं यूं ही घूम रहा था क्योंकि मैं भी इसी अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। ये बोलने के बाद फेंगशिया अपने मन में सोचने थे अरे यार क्या अभी कर्सिल एक्टिवेट होना था क्या, और तभी हमारा भाई साहब भी उसके गर्दन के पीछे का वो कर्सिल को देख लेता है। देखने के तुरंत बाद ये अपने मन में सोचना है ये तो एक किलिंग कर्सिल है। ये सोचने के बाद भाई साहब बोल रहा होता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो क्योंकि तुम इतना खतरनाक सील अपना ऊपर लेकर घूम रहे हो इधर उधर। ये बोलने तुरंत बाद भाई साहब उसके पास आकर उसके गर्दन के पीछे की तरफ अपना हाथ रख लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होता तो आज ही तुम मर जाते, पर अभी के मेरे कल्टिवेशन के साथ मैं इस कर्सिल को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता हूँ बल्कि इसके इफेक्ट को थोड़ा बहुत तो कम कर सकता हूँ। ये बोल के अपने खुद की टेक्निक को यूज करने लगता है वो फेंगशिया के ऊपर और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं और इतना देर के बाद उसका इफेक्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसके बाद भाई साहब पूछने लगता है कि नॉर्मल बंदे के पास इस जैसा खतरनाक कर्सिल बिल्कुल ही नहीं होता, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ तुम असल में कौन हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। ये सुनने के बाद भी वो लड़की कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे ही काफी देर तक तीसरे देखने को भाई साहब बोल रहे होता हाँ ओके तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो मत बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा जाकर इसी अकेडमी के प्रिंसिपल के बताऊंगा कि तुम्हारे पास एक कर्सिल है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो प्रिंसिपल ही आकर तुमसे पूछेगा। ये सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगता है नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मैं बता ही देता हूँ मैंने तुम्हें इसीलिए पीछा करा था क्योंकि मेरे मास्टर ने ऐसे ही ऑर्डर दिया था। मेरे मास्टर ने एग्जैक्टली ये ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं दिया था, पर उसने ये ऑर्डर दिया था कि क्वियनलिंग केव के अंदर जाने के रास्ते के बारे में पता करने के लिए। पर मैंने सुना था कि तुम रिसेंटली वो क्वियनलिंग केव के अंदर जाकर आ चुके हो, तो इसीलिए मैं इसके बारे में पता करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगते हैं कि मास्टर वो कौन है। ये सुनने के बाद लड़की जवाब देने लगते है कि मेरे मास्टर है, मेरे लिए सब कुछ है, उसने फिर से मुझे मेरा जिंदगी वापस दिलाया है, तो इसलिए उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि इतना कमाल का और इतना मिस्टीरियस मास्टर, कहीं तुम डेलीगेसी क्लब के मेंबर तो नहीं हो। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है हाँ मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, उसके मास्टर ने इसको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। तब फेंगशिया बोलने लगते है मुझे डेलीगेसी क्लब के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्या तुमने कभी जेंग्यू पेरिस नाम का असैसिन ग्रुप के बारे में सुना है? वो इस किंगडम के नंबर 1 असैसिन ग्रुप है और उसी असैसिन ग्रुप का हेड ही मेरा मास्टर है, और उसी मास्टर ने मुझे बचपन से लेकर अभी तक पूरी तरह से पाला पोसा है, तो इसीलिए मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर अभी तक मेरे मास्टर ने मुझे ऑफिशियली उस असैसिन ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया। ये सुनने पर भाई साहब थोड़ा चौंक जाता और पूछने थे क्या उसने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा भी किया और उसके बाद तुम्हें यूज भी कर रहे हैं, और उतना ही नहीं बल्कि तुम्हारा मास्टर ने तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक कर्सिल को भी लगाया, फिर भी उसने तुम्हें अपना असैसिन ग्रुप का ऑफिशियल मेंबर क्यों नहीं बनाया। ये सुनने बाद फेंगशिया बोलने लगते इसके पीछे एक छोटा सा रीजन, और वो रीजन है कि जेंग्यू पेरिस सिर्फ आदमियों की अपने अंदर ज्वाइन करने का मौका देती है, और ये सब जाने के बाद भी मेरे मास्टर ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, तो इसलिए मैं इनका एहसान अपने पूरी जिंदगी पर कभी भी नहीं भूलेंगे। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगते वो सब तो ठीक है, पर मैं तुझे एक स्वीट वार्निंग देना चाहता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें एक पोशन को दिया हुआ है इस कर्सिल के इफेक्ट को कम करने के लिए। उस पोशन की वजह से सिर्फ तुम्हारे इफेक्ट ही कम होते हैं, पर तुम्हारे अंदर के पॉइजन बिल्कुल ही नहीं कम होता, वो स्प्रेड होती जाती है, और ये एक बार वो कर्सिल के पॉइजन तुम्हारे हार्ट तक पहुंचाएगी, उसके बाद तुम्हें एक गार्ड भी बिल्कुल ही बचा नहीं सकता। ये सुने तुरंत बाद वो फेंगशिया भी थोड़ा बहुत सैड हो जाती है, इसके वजह से काफी तेज से कूदते हुए चला जाती है। ये सुने भाई साहब बोलने लगता है कि लड़की मैंने तुम्हारा जान 2 बार बचाया है, कम से कम तुम्हारा नाम तो बता के जाओ। ये सुने बाद फेंगशिया बोलने लगता है हाँ मेरा नाम फेंग वेशिया है, तुम आगे से मुझे फेंगशिया बुला सकते हो। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि मेरा नाम बैसा है, तो इसलिए आगे जाकर तुम अपना माइंड चेंज करोगे, अपना कर्सिल को हटाना चाहते हो तो उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि अभी के मेरे कल्टिवेशन के साथ इसे बिल्कुल भी हटा नहीं सकता, पर आगे मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा तब मैं इस कर्सिल को आसानी से हटा सकता हूँ। ये सुने बाद ठीक है बोल के फेंगशिया भी वहां से कंप्लीटली चले जाते हैं। इसके बाद हमारा बैसा सायरन के पास आ जाते हैं। अभी हमारा ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।